प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से जापान के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर भी चर्चा होगी। ये दौरा मित्रता और क्षेत्रीय व वैश्विक सहयोग को भी मजबूत करेगा। See, India or Japan have very good, very friendly relationship. हमारा इतना एक्सेलेंट रिलेशनशिप है हमारा दोनों देश के बीच में, और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। ये एनुअल समिट है। ये एनुअल समिट हम इसका बेस ये है कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर आबे एंटर्ड इनटू स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। वो ये अभी 10 साल से ऊपर हो गया। सो ये दोनों लीडर्स जब दे मीट, ये वो डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे क्या कितना प्रोग्रेस में आया है, और एक नया रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 10 years वुड बी वर्कड आउट। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। मैं इतना बोल सकता है, आउटकम डॉक्यूमेंट्स काफी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और MOUs भी वेरी इंपॉर्टेंट MOUs विल बी साइंड। सो इंडिया और जापान इंडो पैसिफिक में और दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। सो जब उसका लीडर्स मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करेंगे, उसमें सब कुछ चीज आ जाएगा। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह के साथ USPL योजना के तहत कॉलेज छात्रों के लिए बसों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने संबोधन दिया और अपने कॉलेज से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ट्रैवल करते हैं तो आप पूरे दिन भर का जो आपका टेंशन होता है वो रिलैक्स होता है। आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, गपशप करते हैं, पूरे दिन का शेयरिंग करते हैं, अपने टारगेट, अपने हर चीज उनसे बातें करते हैं, गाते बजाते हंसते मुस्कुराते अपने घर पहुंचते हैं, और अगली सुबह से भी इंतजार रहता है कि मुझे यूथ स्पेशल में जाना है। माँ मैं जल्दी से मेरी यूथ स्पेशल इंतजार कर रही है। हमने बहुत यूथ स्पेशल से प्रार्थना किया, पर एक चीज जो हम करते थे वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आज की यूथ स्पेशल मॉडर्न है। इसमें गेट बंद होते हैं, AC चलता है, म्यूजिक होता है, सारी लेटेस्ट फैसिलिटी आपको है, कैमरा है। हम लोग तो वो वाले बदमाश बच्चे थे ना जो स्टेयर्स पे बैठते थे, जो सीढ़ियां यूज स्पेशल की होती थी तो वहां बैठते थे। किसी को जाना भी होता था तो हल्का सा बस मुड़ जाते थे, निकल जाओगे, पर उठते नहीं थे क्योंकि हवा कानी होती थी। अंदर गर्मी होती तो बाहर से हवा आती थी, पर हमने हवा का प्रबंध अंदर कर दिया है, AC चला दिए हैं ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। पर म्यूजिक भी अंदर ही दे दिया है। हमें तो अंताक्षरी खेलनी पड़ती थी, आप ऐसे ही म्यूजिक सुन पाएंगे। एक यादगार लम्हे जो आप दोस्तों के साथ अपने कॉलेज प्रेमिसेस में बिताते हैं, उसका एक और माध्यम ये यूथ स्पेशल है, और सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए ये आपके लिए तैयार की गई है। हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सिटी के बाकी सब विद्यार्थी इसको उपयोग करें। आज हमारे इस मंच पे हमारे डूसू के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी मित्रा विंदा और भानु प्रताप सिंह जो डूसू की जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं खुद डूसू की प्रेसिडेंट रही तब हमने यूथ स्पेशल्स के लिए बहुत आंदोलन किए थे कि यूथ स्पेशल बढ़नी चाहिए, यूथ स्पेशल होनी चाहिए। आज आप लोग भी जिस तरीके से विद्यार्थियों के लिए लगे हैं, आप मेरे पास आए, आपने बात की यूथ स्पेशल की भी, जिसको हमने तुरंत पूरा किया। एक और विषय आपने मुझ तक पहुंचाया है कि मेट्रो में भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंसेशनल पासेस होने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, पूरे अपने दिल्ली प्रदेश के जितने स्टूडेंट्स हैं, कि इस विषय पे आपको सुविधाएं देने के लिए सरकार सीरियसली काम करेगी। अभी खत्री साहब कह रहे थे ना, आए हैं तो कुछ और लाएंगे, और योगेश जी को मैंने कहा कि आप बुलाते रहो, हम आते रहें। तो ये मेट्रो पे भी हम जरूर काम करेंगे, इसमें मुझे बताने में कोई दो राय नहीं मैं रखती कि पिछली सरकारों ने
केवल दिल्ली को नोचा, दिल्ली के अधिकारों का गबन किया और केवल अपने घर भरे, दिल्ली की चिंता नहीं की। आज जब ईमानदार सरकारें काम करती हैं तो वो दिल्ली की चिंता करती है। आप लोगों के दिया हुआ ही टैक्स का पैसा दिल्ली के हित में लगे, इसकी चिंता करती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ये सब काम जो दिल्ली के हित में होने चाहिए, बेहतर यमुना जी मिले, कूड़े के पहाड़ हटे, दिल्ली साफ सुथरी दिखे, हरी भरी दिखे, रोड से लेकर के फुटपाथ तक सब चीज बेहतरीन हो, कहीं पानी ना रुके, कहीं ट्रैफिक जैम ना हो। बड़े टारगेट है, पर छोटे छोटे कदम से भी बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं, इतना विश्वास मैं दिला सकती हूँ। रोजाना जब सरकार 24 घंटे ये सोचती है कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो रोजाना हम छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा डायनेमिक टीम मुझे दी है। मेरे 6 के 6 युवा मंत्री लगातार दिल्ली की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंकज भाई तो यहाँ स्वयं बैठे हैं। मैं जब उनके साथ बैठ करके वो हम समय देखते हैं ना स्थान देखते हैं, हमें लगता है कि क्या काम करना है और उसे पूरा करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उस पर विचार करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे अधिकारी जो डरे सहमे पिछली सरकारों में काम कर नहीं पाते थे, मुझे खुशी है कि आज वो अपने मन से चीजों को उठाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और दिल्ली के हित में सपुर्द करते हैं। मैं आज उनको धन्यवाद देती हूँ। दिल्ली की अदालतों में आज एक बार फिर काम ठप है। छठे दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी रही। बता दें कि दिल्ली एलजी के नोटिफिकेशन का वकील विरोध कर रहे हैं, जिसमें पुलिस को थानों से अदालतों में सबूत पेश करने की इजाजत दी गई है। जेडीयू पार्टी के नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कि माननीय राहुल गांधी जी एसआईआर के सवाल पर आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को दफनाने के लिए आए। अपरोक्ष रूप से आपकी कोशिश यह है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप मूलभूत विकास के मुद्दे पर अब बिहार में बहस नहीं करने में सक्षम है, क्योंकि बिहार में ने जो काम किया है, आर्थिक विकास का कौन सा मॉडल चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की सार्वजनिक कंपनियों का विनिवेश कर दिया, वही मॉडल देश को चाहिए। सारे भारत सरकार की कंपनियों का विनिवेश करने की नीति आपने नई आर्थिक नीति में तय कर दिया, निजी निवेश की आपने प्राथमिकता दे दी। और साथ ही साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर वोट चोरी हुआ तो 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6.7% बिहार में चुनाव वोट आता है और 2020 में 9.48%। तो ये वोट चोरी है, राजनीतिक बकैती के अलावा इसका कोई औचित्य नहीं। तो वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश में जारी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की है। चलिए बात करेंगे अब यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां परिवार वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी ये परिवार माता के मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल पहुंच गया। तस्वीरों में दिख रही महिला इस समय अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती है, जबकि उनके मासूम बच्चे उनके ठीक होने की राह देख रहे हैं। दरअसल वैष्णो देवी जाते समय रास्ते में भूस्खलन हो गया, जिसमें ये परिवार मलबे की चपेट में आ गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उन्हें कटरा के अस्पताल में भर्ती करवाया है। लगा जैसे कोई बिजली गिरी, बिजली गिर के उठी एकदम से, वो पहाड़ जो तिड़का वो उसके कंकर पत्थर आए, उसके साथ में फिर बाद में मलबा आया। हम काफी पीछे थे। आप लोग कितने लोग थे? हम 40 या 42 आदमी होंगे। तो कितने लोग मिसिंग हैं अभी तक? हमारे 6 आदमी मिसिंग हैं, 2 लेडीज, 2 बच्चे और 2 लड़की है। वे हमारे पड़ोसी थे। तो क्या क्या आ जा रहा है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से तो अभी कोई वो नहीं, बस ये इलाज करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं पूर्व मांगा दो, छानबीन कर देंगे। हाँ। तो क्या अभी आपने क्या तत्काल क्या किया? तो उनके घर वालों को हमने रात सूचित कर दिया था, कहने लगा भाई हाँ आ जाओ जल्दी से जल्दी। आप यात्रा करने के लिए जा रहे थे या यात्रा करके आए थे? जा रहे थे यात्रा करने के लिए। जो 25 तारीख को तो घर से चले थे जिला मुजफ्फरनगर से। उस समय क्या हुआ, मतलब जब क्या फिर आप लोगों ने क्या किया, वापस आ गए? वापस आ गए। तो मलबा लोगों के ऊपर चढ़ गया? हाँ जी, मलबा हमारी छोटी बहू के भी चोट लग रही है और जो हमारा एक भाई है अजय, उसके पैर में रोड पड़ी है।
और उसके लड़की का भी, उसके 2 लड़के का भी पता नहीं। तो क्या मंजर था उस समय? बहुत खतरनाक मंजर था जी। हवा चल रही थी, एकदम हवा छूटी, एकदम वो बिजली उठी। तो अभी क्या आप दर्शन करके जाएंगे या नहीं जी, अब दर्शन नहीं करेंगे हम नहीं आएंगे अब जमा तक। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में नौशहरा नारद के पास नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा संभावित घुसपैठ के प्रयास के बारे में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती भी दी, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सैनिकों ने प्रभावी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया। तो वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा देर रात ढह गया। बताया जा रहा है कि इमारत में कई लोग फंसे हुए थे। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। तो लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की नर्सों के लिए अब एक नए सख्त नियम बनाए गए हैं। अब नर्सों को ड्यूटी के दौरान नेल पॉलिश या भारी आभूषण पहनने की अनुमति नहीं होगी। संस्थान के द्वारा मरीजों की देखभाल और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये व्यवस्था केजीएमयू प्रशासन ने नर्सिंग मैनुअल में लागू भी की है। केजीएमयू यूपी का एक पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है जहां नर्सिंग मैनुअल लागू किया गया है। ये बिल्कुल गलत सूचना है, भ्रम फैलाया जा रहा है। केजीएमयू में एक नर्सेस के काम करने के लिए जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो उनकी नियमावली बनाई गई है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिसकी प्रमुख बातें मैं बताता हूँ। पहला है मरीज और उनके तीमारदारों से विनम्रता से बात करना। मरीज भर्ती होने के तुरंत बाद जरूरत पड़ने पर सुनिश्चित करना कि डॉक्टर ने मरीज को देखा है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के कॉल का जवाब नहीं मिलने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचना देना। एक कॉल पर मरीज के पास पहुंचना। मरीज की जांच केवल विभाग में ही अंदर कराना, कोई बाहर उसको ले न जा सके, इसकी जानकारी देना। संक्रमण फैलने से रोकना और नियमित रूप से साफ सफाई रखना, हाथ रखना। डिस्चार्ज समरी के साथ फाइल का भेजना। उसके बाद उनको उनके अधिकार भी बताए गए हैं कि उसमें कब उनको छुट्टी मिल सकती है, कितने घंटे उन्हें काम करना है, कौन उनका सुपरवाइजरी अफसर है, कोई उनको दिक्कत हो तो किससे शिकायत करे। तो उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई गई हैं। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं कि लिपस्टिक न लगावे, बाल न काढ़े। उसमें केवल इतना कहा गया है कि उनको अत्याधिक मेकअप और अत्याधिक ज्वेलरी से बचना चाहिए। जो भी ये मनाही की गई है, ये आईसीयू, ओटी और जहां ऐसे वार्ड जहां पे सीरियस पेशेंट रहते हैं उनमें ये मनाही की गई है। ये माना जाता है कि जो व्यक्ति अत्यधिक भारी ज्वेलरी पहन करके आ रहा है, गहने पहन के आ रहा है, चिप नेल पॉलिश लगा करके आ रहा है, तो उससे मरीज को और खुद नर्स को चोट लगने की संभावना होती है। और इससे ज्यादा बड़ी संभावना जो होती है इन्फेक्शन इधर से उधर फैलने में, इस मरीज से उस मरीज में या इस नर्स से किसी और मरीज में फैलने का हमेशा संभावना बनी रहती है। तो ये इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये नियमावली में ऐड किया गया है। बात होगी अब हरियाणा की, जहां हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय लाडू लक्ष्मी योजना लागू करने की घोषणा कर दी गई है। योजना 25 सितंबर से लागू होगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने कहा कि कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर को हरियाणा की 23 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ भी मिलेगा। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिल पाएगा। हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से
इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को। तो बात होगी अब मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में 6 साल से लंबे 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव समेत कई नेता मौजूद थे। बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया और ओबीसी वर्ग के चेहरों में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी शामिल थे। आपको याद दिला दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन इसके बाद कई संगठनों ने आरक्षण की कुल सीमा 50% के पार जाने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई। साल 2020 में जबलपुर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर स्टे जारी रख दिया, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय की प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे अनहोल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वह भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। तो चलिए बात होगी अब राजस्थान की, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। यह फैसला पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद सुनाया गया, जिसने हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को अधर में लटका दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बड़ी संलिप्तता का भी जिक्र किया। राजस्थान हाईकोर्ट में यह फैसला जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और 18 अगस्त तक लिखित पक्ष रखने का भी आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मेजर आरपी सिंह सहित एडवोकेट हरेंद्र नील और ओम प्रकाश सोलंकी ने पैरवी की। उन्होंने पेपर लीक के सबूत पेश करते हुए भर्ती रद्द करने की मांग की।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। वहीं सफल अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट RN माथुर और एडवोकेट तनवीर अहमद ने तर्क दिया कि कुछ लोगों की गलती के लिए पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करना गलत होगा। हालांकि कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। चलिए बात होगी अब पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार इस गठित आपदा को एकजुट होकर जनता के लिए राहत और पुनर्वास के अभियान में बदल चुकी है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री खुद जमीनी हालात का जायजा ले रही हैं, जबकि पूरी कैबिनेट और प्रशासनिक अमला 24 घंटे मोर्चा संभाले हुए है। ये सिर्फ एक आपातकालीन प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार का जीवंत उदाहरण भी है, जो संकट की घड़ी में हर पंजाबी के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री मान ने गुरदासपुर और पठानकोट के बाढ़ग्रस्त गांव में पहुंचकर न सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात की, बल्कि हर परिवार को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार उन्हें हर हालत में राहत पहुंचाएगी। उन्होंने अफसरों को सख्त निर्देश दिए और राहत और बचाव कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही। चलिए बात होगी अब बॉलीवुड की खबरों की, जहां गणपति उत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी गणेश उत्सव की भव्यता देखने को मिल रही है। फिल्मी सितारे इस पर्व को लेकर खासे उत्साहित नजर आते हैं और इसी बीच बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने भी अपने घर पर पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी के साथ मिलकर गणपति बप्पा की स्थापना की। गोविंदा और उनकी पत्नी से जुड़ी अफवाहों के बीच दोनों का एक साथ दिखना इन अफवाहों को करारा जवाब भी माना जा रहा है। वहीं सुनीता आहूजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगवान भी आ जाए तो हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, ये सब महज अफवाह है। और क्या कुछ कहा सुनीता आहूजा ने, आइए आपको सुनाते हैं। इतना एक्साइटमेंट है इस बार क्योंकि मेरा बेटा गणपति लेके आया है। इस तरह मेरी मदर सास ने जब गोविंदा बड़े हो रहे थे, मतलब करियर वाइज में, तब उन्होंने प्रथा रखा था, हमारे ऑफिस में गणपति बैठते थे। और यशवर्धन का नेक्स्ट मंथ पिक्चर का शूटिंग स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने बोला इस साल मेरा बेटा लेके आएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यशवर्धन गोविंदा की तरह खूब नाम इज्जत शोहरत कमाए, सबका प्यार कमाए। इसलिए मैंने इस बार यश के हाथ से स्थापना कराया। और मेरे गणेश जी भी बाल स्वरूप है, जैसे जैसे यश बढ़ेगा वैसे वैसे उनका उम्र भी बढ़ता रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब बहुत प्रेम दे मेरे बेटे को, जिस तरह आप लोगों ने मेरे पति को प्रेम दिया, गोविंदा को, और मेरे यशवर्धन को भी आप बहुत प्यार दे, यही मेरी आशा है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा होगा बप्पा का आगमन आपके घर में होता है, आपकी सारी विषय पूरी होती है जी। तो आप इस चीज में कितना बिलीव रखते हैं कि मेहनत के साथ साथ बप्पा का आशीर्वाद होना काफी ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले बात है कि भगवान का अगर आशीर्वाद रहे, उसे कोई नहीं छोड़ सकता, मैं उसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, तो मैं बोलती हूँ मंगल गुरुदाता के बगैर ना कोई पूजा होता है। कोई भी पूजा आप रख लो, प्रथम पूजा होता है गणेश जी का। इसलिए मेरे बेटे का करियर शुरू हो रहा है, प्रथम पूजा मैंने यश का गणेश जी का कराया, क्योंकि मैं खुद गणेश भक्त हूँ बहुत बड़ी। मैं मंगलवार को कुछ खाती भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ, मुझे बहुत गणपति बाबा का है। आपके फैंस, आपके चाहने वाले तो काफी सारे थे। अरे फाड़ दिया ब्लॉक, फाड़ दिया। ब्लॉक के बाद जो आपने धमाल मचाया हुआ है, कैसे? सुनीता जब जहाँ जाती है धमाल ही मचाती है भैया। जैसे गोविंदा की बीवी हो ना, इसलिए धमाल तो मचाना बनता है। आपको ब्लॉक को मिली और आगे क्या धमाका ब्लॉक की तरफ से? अभी मेरा आएगा एक और ब्लॉग आएगा जो मैंने अमृतसर में किया है, राज कुंद्रा और गीता बसरा के साथ। हमने बहुत मस्ती की है, बहुत मजाक किया है ब्लॉग में। आप लोग अभी ये वीक में रिलीज हो जाएगा। 4th ब्लॉग आएगा मेरा गणपति बाबा और मेरे गोविंदा के साथ आएगा, मेरे बच्चों के साथ आएगा। धमासान ब्लॉग अभी मैं और धमासान करते जाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया है पब्लिक ने। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को 2 लाख व्यूज मिल जाएंगे, यू नो, लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड। सोशल मीडिया पे आहान पांडे को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में बात हो रही है। अरे यार देखो भैया, मैंने आहान पांडे की मैं फैन हूँ। मैंने पहली बार कोई बच्चा जो जिसका रिलीज हुआ पिक्चर मैं देखने गई हूँ थिएटर, और बेटा मैंने तेरे बारे में कुछ नहीं बोला। ये मीडिया वाले में ना बहुत उंगलीबाजी करने की आदत है, क्योंकि पता है कि अभी मेरा ब्लॉग हिट हो रहा है, किसी ने डाल दिया होगा ये कि सुनीता ने ये बोला। मैं चाहती हूँ चाहे इब्राहिम हो, आहान पांडे हो, यशवर्धन हो, या कोई भी बच्चा हो, वो सब आगे बढ़ना चाहिए। अब पुराने लॉट को छोड़ो यार, नया टैलेंट देखो। जैसे मैं इतने साल में आ गई, 55 साल में फाड़ दिया पूरा मीडिया को। लास्ट में ये जानना चाहेंगे, आपकी और गोविंदा जी को साथ में रहते लोग मुद्दा बना रहे थे, उस पे अगर आपको आज आप लोग आज मीडिया के मुंह में थप्पड़ नहीं पड़ी है क्या हमको साथ में देख के? हाँ, इतना क्लोज अगर कुछ होता तो हम इतने नजदीक होते, हमारी दूरियां होती। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई शैतान नहीं आ जाए, कोई नहीं अलग कर सकता है। वो बोलते हैं पिक्चर था ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है। जब तक हम मुंह ना खोले, प्लीज कोई भी चीज पे आप लोग ना बोलिए।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।